बहुत सारे डाउट्स हैं हमारे यूपीएससी फॉर्म को फिल करने के लिए। अभी भी जिसने फॉर्म भर दिया है या किसी स्टेज पर रुका हुआ है वो पर्टिकुलर उस जगह पर स्क्रॉल करके इस वीडियो को देख लेगा। और जिसने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा है उसको अगर एक आइडिया चाहिए कि हाँ क्या है, पहले इसको देख लेते हैं, देन जंप टूवर्ड्स योर फॉर्म फिलिंग। पार्ट 2 में भी आप अपने मेंस वाले डैफ की बात करते हो तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये देखेंगे। और पार्ट 3 में ही आपका वो सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चनेयर जो है वो भी इसी का पार्ट बना दिया गया है। इसमें भी आपने पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको सिंपली अपने वेबसाइट upsc.online.nic.in वाले वेबसाइट पर आप जाइए। पार्ट 2 इज अगेन सिमिलर टू योर मेंस एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव कि मेंस एग्जामिनेशन के हिसाब से आपको क्या क्या चीजें लिखनी है। पार्ट 3 के लिए अगेन आप OTR पर आते हो, लॉगिन करते हो और नाउ यू विल रीडायरेक्टेड टू द पार्ट 3 ऑफ दिस। पार्ट 4 इज ऑल अबाउट द पेमेंट सिस्टम। तो जैसे ही आप फिर से यहाँ पर क्लिक करके आप आगे बढ़ते हो, यहाँ पर आपका पेमेंट वगैरह का सिस्टम पूरा आगे बढ़ेगा और इस तरीके से आप इसको पेमेंट करने के बाद आप अपना फाइनल फॉर्म जो है उसको डाउनलोड कर लेना। उसके बाद दिस विल बी डन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू PW ओनली IAS। दोस्तों, बहुत सारे डाउट्स, मतलब मेरे तो पूरे टेलीग्राम मैसेज फ्लडेड है इस क्वेश्चन से कि सर बहुत सारे डाउट्स हैं हमारे यूपीएससी फॉर्म को फिल करने के लिए। अभी भी आई नो कि काफ़ी दिन बीत चुके हैं बट स्टिल ऐसे प्लेंटी ऑफ लोग हैं जिन्होंने अभी भी फॉर्म फिलअप नहीं किया। उनके बहुत सारे डाउट्स हैं। उन सभी डाउट्स को एक एक करके हम पूरा स्टार्टिंग टू एंड, जिसने फॉर्म भर दिया है या किसी स्टेज पर रुका हुआ है वो पर्टिकुलर उस जगह पर स्क्रॉल करके इस वीडियो को देख लेगा। और जिसने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा है उसको अगर एक आइडिया चाहिए कि हाँ क्या है, पहले इसको देख लेते हैं, देन जंप टूवर्ड्स योर फॉर्म फिलिंग। और अभी तक जिसने नहीं भरा है, इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट कि बेटा आप लोग जल्दी से भर दो ये फॉर्म को, क्योंकि अब ज़्यादा दिन वैसे ही नहीं बचे हैं और सून इट विल बी ओवर। कुछ ज़्यादा दिन मिलेंगे नहीं आपको और इसको भरने के लिए आपको एक रिगरस एक दिन का पूरा टाइम लगेगा, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। हम लोग सोचते हैं कि बहुत आसान है, इस बार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है हमारे यूपीएससी का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। आपको पता है कि रीसेंट कंट्रोवर्सीज के चलते अभी ये सारे स्टेप्स जो हैं वो यूपीएससी ने धीरे धीरे करके लेना स्टार्ट किया है। इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं, फोटो, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब तो आपको मतलब बहुत सारे वीडियोस में वैसे भी मिल जाएंगे बट स्टिल विल डिस्कस। और फिर इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं समझ में आते, वो है आपके डैफ 1 और 2 की बात। देखो कई बार अभी तक क्या होता था कि हम लोगों के पास में ना डैफ 1 और 2 हमेशा प्रीलिम्स के बाद मिलता था। तो उसमें ना बहुत सारे ऑप्शंस आते थे जो हम लोग मेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भरते थे, कुछ चीज़ें जो हम लोग अपने पर्सनालिटी टेस्ट के पर्सपेक्टिव से भरते थे। और इनफैक्ट उस टाइम तक चूंकि हम लोग काफ़ी मेच्योर हो जाते हैं, उस प्रिपरेशन मोड में आ चुके होते हैं, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों को जेन्युइनली फिल करते हैं। बट सिंस वी आर एट द बिगिनिंग लेवल, वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस एग्जाम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो हम लोग को ना अभी इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा अंदाजा होता नहीं है कि आखिरकार इनका हम लोग को रिपरकशन क्या देखने को मिलेगा, व्हाई दे वांट सच डिटेल्स, इन डिटेल्स का क्या करेंगे। और इस बार आप सबको पता है कि देयर आर सर्टेन सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चनेयर्स जिसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है कि आपने कोचिंग किया है कि नहीं किया है वगैरह वगैरह, और आप सिविल सर्विस क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। इन सबको लेके ना आपके मन में कई सारे डाउट्स आते हैं कि व्हाट टू गो फॉर दिस, कुछ अगर पूछ लिया गया पलट के तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो इन सभी चीज़ों को ना थोड़ा आप लोग को डिटेल में मैं समझाता हूँ। और लास्टली कैडर प्रेफरेंस जो है वो फिलहाल अभी के लिए तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जब आप प्रीलिम्स एग्जाम के बाद आपको मौका मिलेगा तो उसमें आप लोग अपने कैडर प्रेफरेंस को भी फिल करोगे। फिलहाल अभी के लिए आपके लिए यहाँ पर सर्विस प्रेफरेंस की बात कर सकते हैं अपन। तो इन सब के लिए मैं बहुत सारे एग्जांपल्स भी लेके आया हूँ। बहुत सारे मेरे पास जो डैप्स पड़े हुए थे उनमें से जितनी भी बातें मैं आपको समझा सकता हूँ, मैं उन सभी चीज़ों के लिए एक बार आपको क्लियर करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल शुरुआत से और देखते हैं सबसे पहले तो जिन्होंने अभी तक यार फॉर्म भर दिया है तो उनके लिए क्या होता है कि जो भी बंदे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जैसे लास्ट टाइम भी आपने दिया होगा या फिर कुछ भी ऐसा जिसमें भी आपने पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो आपको सिंपली अपने वेबसाइट upsc.online.nic.in वाले वेबसाइट पर आप जाइए और फिर यहाँ पर आप सिंपली अपने मोबाइल नंबर से या ईमेल आईडी से किसी से भी आप अपने को लॉग इन कर सकते हैं ओटीपी मंगा के। वंस दिस इज डन तो आप अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन OTR के लिए फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि आपका बहुत ही सिंपल सिंपल सी चीज़ है, नाम वेरीफाई कर दो। कभी नाम बदला है क्या अपना, चेंज नेम क्या है, जेंडर क्या है, मतलब इन सब में ना इतना कुछ खास इन्फॉर्मेशन है नहीं। ये सारी चीज़ें आप लोग बहुत इजीली भर दोगे। पापा का नाम क्या है, आपका नाम क्या है, कोई भी अगर इसमें देखो माइनॉरिटी स्टेटस में जब भी जा रहे हो तो ये हमेशा ध्यान रखना कि यू मस्ट हैव द फॉर्म रेडी, है ना, क्योंकि बाद में आपको इसका नंबर वगैरह फिल करने की बात आएगी जिसके अंतर्गत आपका जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड आपकी कास्ट सर्टिफिकेट होगी वो मान्य होगी। तो अभी जैसे बहुत सारे लोगों ने जो स्टेट पीसीएस का एग्जाम देते हैं उन सभी लोगों ने अपना स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से उन्होंने अपना प्रॉपर एक प्रकार का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रखा है।
बट यहाँ पर आपको ऑथराइज कराना पड़ेगा, आप अपनी तहसील में चले जाओ, इतना कोई बहुत बड़ा पंगा नहीं है, क्योंकि आपको तहसील में ठीक-ठाक लोग, अच्छे लोग मिलते हैं और वहाँ पर आपके पास जो भी इश्यूज़ हैं, इसमें यूपीएससी ने ऑलरेडी एक फॉर्म फ्लोट कर रखा है, उसी फॉर्मेट को आप प्रिंट आउट लो और उस प्रिंट आउट में सारी इन्फॉर्मेशंस फिल अप करो और जाके अपने नियरेस्ट या फिर जिस भी आप तहसील से बिलॉन्ग करते हो, उस तहसील में जाके आप या फिर नायब तहसीलदार होंगे या फिर तहसीलदार साहब होंगे, जो भी होगा वहाँ पे, उनसे जाके उसको प्रॉपर उनका साइन और मोहर लगवा लो। दैट्स इट। और उसका प्रॉपर जो भी नंबर वगैरह मिले आपको, वो ही नंबर यहाँ पर बाद में आपको अपडेट भी करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं। ये बहुत ही बड़ा डाउट होता है कि सर मेरे पास स्टेट वाला है, उसी को लगा दें क्या? नहीं, मत लगाना, क्योंकि आपका ये जो पूरा एग्ज़ाम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ड्रिवन होता है, इसीलिए आपको इसमें सेंट्रल ऑथोराइज़्ड कास्ट सर्टिफ़िकेट की डिमांड होती है। ठीक है भई? तो वो आप कर लेना। अब इसके लिए ये दिक्कत की बात नहीं है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा क्या? नहीं, जाना तो वहीं पड़ेगा यार, अपने तहसील में ही चले जाओगे, वहाँ से मिल जाएगा, इतना कोई लोड नहीं है। इसके अलावा अगर आपके मन में फिर भी यार कोई डाउट्स होता है आज के इस पूरे सेशन को लेके, तो ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, फील फ्री टू रीच मी हियर और मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, अब ये हम लोगों ने क्या किया, एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सब कर लिया। अगर ठीक है, ये तो अपना बात हो गया। फिर एक बार हम लोग देखते हैं कि इंस्ट्रक्शंस एक्चुअल में यूपीएससी क्या-क्या देता है। तो इसमें बेसिकली हम लोग देख रहे हैं कि इस बार टोटल ऐसे 4 पार्ट्स हैं। 4 पार्ट्स में यूपीएससी अपने फॉर्म को फिल करने की बात करने को बोलता है। सबसे पहला क्या है, आपका प्रोफाइल का कंप्लीशन होगा। प्रोफाइल एक बार भर लेते हो, तो आपका पार्ट 2 जो है, फिर पार्ट 3 जो है वो डैप से रिलेटेड है और पार्ट 4 बेसिकली आपका फाइनली आपके पेमेंट वगैरह से रिलेटेड होगा। पार्ट 2 में भी आप अपने मेंस वाले डैप की बात करते हो, तो इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, ये देखेंगे और पार्ट 3 में ही आपका वो सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चनेयर जो है, वो भी इसी का पार्ट बना दिया गया है और इसी में सबसे डिफ़िकल्टी आती है, जिसमें आपके प्राइज़, मेडल्स, अचीवमेंट्स और कुछ बहुत सारी चीज़ें इसमें पूछ रहे हैं। तो हम लोग एक बार ज़रा इसको भी क्लियर करके देख लेते हैं। फिर इसमें सिग्नेचर और आपके जितने भी आपके फ़ोटो होते हैं ना, उसमें ज़रूर से याद रखना कि जो भी फ़ोटो हो वो कैसा हो, स्कैन्ड जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए उसमें, 300 केबी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उसमें, मतलब 300 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 20 केबी से ज़्यादा और 20 और 300 केबी के बीच में होना चाहिए। इसमें ये भी बोल रहे हैं कि देखो, बेसिकली जो आपका पिक्सेल्स होता है, वो भी आपके कितने होने चाहिए, 350 बाई 350 पिक्सल या फिर 1000 बाई 1000 पिक्सल। इन सब के लिए टेंशन लेने की बात ही नहीं है। बहुत ही सिंपल सा फंडा बताता हूँ मैं, बस आपकी जो भी फ़ोटो है, उसको चुपचाप से आप ऑनलाइन एक बार सर्च कर लेना कि पिक्सल चेंज ऑफ जेपीईजी इमेज या फिर जेपीजी इमेजेस पिक्सल चेंज। तो आपको सबसे पहला वेबसाइट जो मिल जाए, वो सब करते हैं, सेम टू सेम बात। उसको क्लिक करना, बस ऐसे वेबसाइट को चूज़ करना जिसमें पिक्सल लिखने का वो आपको मौका दे दे। तो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल दोनों कॉमन ही रहे। मान लो कि आपका पिक्सल अभी फ़िलहाल के लिए कुछ ऐसा है, 1200 इंटू 1500 करके कुछ ऐसा है। आप जानते हो कि यार देखो, मैक्सिमम जो है ना 500 ही जा सकता है। तो जो भी बड़ा वाला आपका फंडा रहेगा उसको 500 कर दो, है ना? सिमिलरली ये वाला अपने आप कुछ कम हो जाएगा, मान लो ये 300 हो जाता है या 400 हो जाता है। तो जो भी है 400 बाई 500 पिक्सल है तो वो कर लेगा। बस इसकी केबी अब मिनिमाइज़ करनी होगी, तो आप अगेन अपने ऑनलाइन किसी पर भी सर्च कर सकते हो, रिड्यूस इमेज साइज़ या फिर रिड्यूस जेपीजी साइज़। तो अगेन आपको बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाते हैं जो कि एग्ज़ैक्टली आपको बता देते हैं कि भाई इसको तुम जो जो भी आपका फ़ोटो है, वो फ़ोटो पर आपको 15% का डिक्रीमेंट चाहिए, 50% का डिक्रीमेंट चाहिए, 80% का डिक्रीमेंट चाहिए, वो सब बता देते हैं। तो इट इज़ वेरी ईज़ी टू क्रिएट एनीथिंग आउट ऑफ योर फ़ोटो और सिग्नेचर। बस याद रखना कि क्लियर इमेजेस को रखना और उसमें डेट ज़रूर से लिखना। तो जो भी आपके जो भी मान लो आपके जो भी फ़ोटोज़ वगैरह होते हैं, उसमें डेट मेंशन होना चाहिए। तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि मान लो अगर ये आपकी फ़ोटो है, तो ट्राई टू पेस्ट वन थिंग, यहाँ पर आप अपना नाम, यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर जिस डेट पर, तो जो भी डेट आप लिख सकते हो, आज की लिख सकते हो, कल की लिख सकते हो, परसों, नरसों, मतलब आगे की मत लिख देना, पहले की कोई भी डेट लिख सकते हो, बस रिसेंट की फ़ोटोज़ होनी चाहिए। ठीक है भई? और फिर यहाँ पर फिर आपको फ़ीस वगैरह देना पड़ेगा। फिर इसमें मैं आप बात बात करता हूँ कि अच्छा, बस आगे बढ़ने से पहले छोटी-सी एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि जो भी इस प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन के लिए अपने कॉन्सेप्ट्स में कहीं पर भी कन्फ्यूज़ हो रहा है या फिर कुछ भी उसको प्रॉब्लम आ रही है इस प्रीलिम्स एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो हमारा प्रॉपर तरीके से एक पूरा रिवीजन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है 8 फरवरी से। वैसे तो ये स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग प्रीलिम्स के रिकॉर्डेड जीएस क्लासेस दे सकते हैं। डेली 30 जीएस के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, 58 टोटल टेस्ट हैं ऐसे, 10 सीसैट के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, टोटल 58 टेस्ट इसमें भी है। डेली लाइव टेस्ट मिलेगा आपको, 6 जीएस के सेक्शनल टेस्ट मिल जाएँगे, फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएँगे, वीकली मेंटरशिप वेबिनार मिल जाएगा और भी बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं इसमें। तो जो भी थोड़ा भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये 10th ऑफ फरवरी से जब बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप डेफिनिटली इसको एक बार देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, आप उसको भी एक बार देख लेना। फिलहाल अब देखो, जब एक बार हमारा ओटीआर रजिस्ट्रेशन हो गया इसमें, तब हम लोग बहुत क्लियरली इसको देख सकते हैं कि यार देखो, ये सारे ओटीआर आईडीज़ वगैरह हैं,
और इसमें आप देख सकते हो कि प्रॉपर तरीके से जो भी मतलब जो भी आप ओटीआर का प्रोफाइल होगा वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर अभी तक आपने भर दिया है। नेक्स्ट अब आप जाते हो नेक्स्ट स्टेज पर और ओटीआर रजिस्ट्रेशन या पर्सनल इन्फॉर्मेशन अदर देन ओटीआर प्रोफाइल, तो उसमें आपकी कुछ कुछ चीजें पूछ लेता है यार, ये सभी बहुत ईजी हैं कि नेशनल सिटीजनशिप, मैरिटल स्टेटस क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ, वेयर, वेदर यू आर ए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और नॉट। तो ये सब तो बहुत ही ईजी है, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह जो भी सेलेक्ट करना है वो कर सकते हो। आगे चल के देखो आइडेंटिटी कार्ड का वही सेलेक्ट फोटो आइडेंटिटी कार्ड सेलेक्ट करना जिसकी फोटो स्कैन करके आप आगे चल के अभी स्टेप 2 में सेलेक्ट करोगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर भी बहुत ही सिंपली आप अपना एड्रेस वगैरह सब दे सकते हो, इतना कुछ लोड नहीं है। फिर फोटो और साइन, यहाँ पर दोनों चीजों को ध्यान देना कि फोटो यहाँ पर क्लिक करके जब भी आप अपडेट करोगे तो ये फोटो, और फिर सिग्नेचर यहाँ पर क्लिक करके आप सिग्नेचर अपडेट करोगे, और दोनों जब भी अपडेट करोगे तो आपको दोनों ऐसे दिख जाएंगे। जैसे ही आप फोटो पे क्लिक करोगे तो जो आपकी अपडेटेड फोटो होगी यहाँ दिख जाएगी, सिग्नेचर होगा तो यहाँ दिख जाएगा, अगर कुछ भी गड़बड़ होगा तो वो दोनों यहाँ पर दिखेंगे नहीं। फिर नेक्स्ट आपका आता है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर अगेन आपको काफी सारी चीजें भरनी पड़ती हैं अपने एजुकेशन से रिलेटेड। तो 10th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कौन सा पास किया है, कौन से डिवीजन ग्रेड से पास हुए हो, परसेंटेज कितना आया, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, और सब्जेक्ट्स। अब सब्जेक्ट्स जो है देखो इसमें क्या कर सकते हो, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर सब्जेक्ट्स कौन कौन से लिखे, हमारे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे। तो ऑलवेज ट्राई टू पॉइंट आउट जो भी आपका ना मेजर सब्जेक्ट होता है। जैसे कि मान लो आप साइंस साइड से या बीटेक करने वाले बच्चे हो, तो आपने इसमें क्या लिखना है, सबसे पहले आप इसमें लिखना मैथमेटिक्स या फिर मैथ्स लिख देना, मैथ्स। फिर इसमें आप लिख देना फिजिक्स, फिर आप लिखना केमिस्ट्री या फिर बायो, जो भी चीजें आपको लिखना है ना। उसके बाद बिल्कुल लास्ट में आप इंग्लिश हिंदी वगैरह लिख देना। मान लो कि आपने बीए ऑनर्स करना है या फिर ऐसा कुछ है, तो आप हमेशा अपने उन सब्जेक्ट्स को हाईलाइट कर दो। जैसे कि आप इंग्लिश लिटरेचर से कर रहे हो तो आप इंग्लिश लिख दो यहाँ पर। फिर आपने अगर ज्योग्राफी लिया है तो ज्योग्राफी लिख दो, मतलब व्हाटसोएवर आपके सब्जेक्ट से उसके शॉर्ट फॉर्म्स हमेशा यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ट्राई टू फिगर इट आउट कि लास्ट में अगर एक दो सब्जेक्ट्स नहीं भी लिख पाते हो तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपके जितने मेजर मेजर सब्जेक्ट्स आ सकते हैं उनको लिख दो, दैट्स इट। फिर इसके बाद स्कूल इंस्टीट्यूशन का, बोर्ड का, ये सब नाम आप लिख के सेव करके आगे बढ़ते हो। फिर कुछ आपके ना दूसरे आते हैं, अब तो 10th का भर दिया, अब इंटरमीडिएट का भरोगे, वैसे ही ग्रेजुएशन का भर देना, ये सारी चीजें में। और हाँ, ग्रेजुएशन में जब आप आते हो तो ग्रेजुएशन में एक बात हमेशा ध्यान देना कि इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि सर कौन से सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ रही है अपने को, है ना। यहाँ पर आप देखना कि पहले तो आपको डिवीजन ग्रेड ये सारी चीजें जो भी होंगी वो भरना पड़ेगा। फिर परसेंटेज ऑफ मार्क्स या फिर सीजीपीए आउट ऑफ कितना है, ईयर ऑफ पासिंग, ये सब चीज आप भर दोगे इसमें सब। डू यू हैव एनी बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और हायर क्वालिफिकेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फॉरेन इंस्टीट्यूशन। अब ये आपके ऊपर है भाई कि अगर आपने किया है तो आप कर सकते हो। जैसे ही आप इस पे आते हो अगेन यू विल हैव अ ऑप्शन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड, अदरवाइज आप इसको कैंसिल कर सकते हो। फिर अब नेक्स्ट आता है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए हमेशा ध्यान देना कि इसको पीडीएफ वर्जन में आपको डाउनलोड अपडेट करना है यहाँ पर सारी चीज़ों को। और इसके लिए बहुत सारे आपको एप्लीकेशंस मिल जाएंगे, कागज़ एप्लीकेशन है या फिर एक अगर आपके पास कोई आईफोन है तो उसमें एक एडोबी का बहुत ही सिंपल स्कैन आता है, वो आप यूज़ कर सकते हो फ्री में। ऐसे बहुत सारे फ्री में आपको एंड्रॉइड और आईफोन बेस्ड मिल जाएंगे। आप उनसे इन सभी डॉक्यूमेंट्स को बहुत क्लियरली आप क्लिक करने की कोशिश करना। याद रखना यार, ऊपर कभी खोपड़ी पे जब आपकी लाइट जलती रहती है और लैमिनेटेड वो मार्कशीट्स होते हैं, क्लिक करोगे तो आधा ब्लर हो जाता है। कोशिश करना कि उसमें सारे जो भी रोल नंबर्स हैं, आपके मार्क्स वगैरह हैं, वो क्लियरली विजिबल हो। इतना बस आप ध्यान देना ना, इतना तो आप डेफिनेटली सिंसियर हो गए इन सब चीज़ों के लिए। इसके बाद आईडी प्रूफ के लिए जो भी चीज़ें भरी थी वो भर देना। और फिर एज रिलैक्सेशन के लिए अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट लगाया है तो उसको भर सकते हो, अदरवाइज दीज आर नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। सिमिलरली अगर आप इसी में अगर इसके पहले आपने कुछ भी चीज़ ऐसी लिखी होगी ना कि मैं कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, तो उसमें एक अंडरटेकिंग फॉर्म आता है, तो अंडरटेकिंग फॉर्म भी यहीं पर अपडेट करने का ऑप्शन आता है, तो वो भी आपको यहीं पर अपडेट करना पड़ेगा। और उसके लिए भी आप वही अंडरटेकिंग के लिए आप अपने जो भी आपके सीनियर होंगे उनसे, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय जहाँ पर भी आप जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो उनसे आप एक बार बात कर लोगे तो डेफिनेटली दे लेट यू नो। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पर जहाँ पर आपके पेरेंटल इन्फॉर्मेशन है, तो फादर की इन्फॉर्मेशन और मदर की इन्फॉर्मेशन दोनों को अपडेट करना है यहाँ पर। और प्रॉपर आप यहाँ पर हाउस नंबर, पोस्ट ऑफिस, ये सारी चीजें आप एक बार देख सकते हो। फिर इसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन आता है कि योर प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट अभी क्या है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आप कहीं पर काम कर रहे हो तो उसके बारे में आप यहाँ पर बताओगे। और हैव यू एवर बीन सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब कि अगर आपने कुछ भी अपना बिजनेस किया हुआ है ना, आपने कोई दुकान खोल ली है, अपनी कपड़े की दुकान खोल ली है, ऐसा कुछ भी आपने कोई बिजनेस कर लिया, कोई स्टार्टअप किया है, कोई एनजीओ चला रहे हो, ऐसा कुछ भी चीज अगर आप लिख सकते हो तो यहाँ पर यस लिख के आप इसको भी कोट कर सकते हो। तो यहाँ पर इसको बाद आप इसके बाद इसको भी सेव कर देना। फिर नेक्स्ट आप आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन। तो हैव यू एवर बीन डिबार्ड बाय द यूपीएससी फ्रॉम एनी ऑफिस एग्जामिनेशन। तो आप डिबार तो नहीं हुए होगे आई थिंक फॉर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, हम मतलब
बहुत ही शातिर लोग हों तो बात अलग है। हैव यू एवर अपीयर्ड इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन सो फार इन प्रीवियस ईयर? अगर आपने प्रीवियस अटेम्प्ट कोई भी दिया है तो आप इसमें यस सेलेक्ट करिए। और हैव यू एवर एक्सेप्टेड एलोकेशन टू सर्विस पोस्ट? मतलब कि आपने आप तो एग्जाम देने तो गए थे, लेकिन क्या आपका सिलेक्शन भी हो गया था और आपने फिर उसकी सर्विस ज्वाइन की है क्या? तो आप उसके बेसिस पर यहाँ पर बोल सकते हो। फिर आप इसी में ना आप देखोगे कि कई सारे आपको ऑप्शंस फिर फिल करने के लिए मिलेंगे। तो आप इसमें ध्यान देना कि आप एक ही लाइन में सारे ईयर्स फिल कर सकते हो। मान लो कि अभी आपने 3 अटेम्प्ट दिए हैं, तो आप बोल सकते हो कि 2022, 2023, 2024 ये 3 अटेम्प्ट्स मैंने दिए प्रीलिम्स के लिए। फिर एक नया कॉलम ऐड करना, अगर आपने कभी किसी में मेंस एग्जामिनेशन दिया है, तो उस मेंस का भी ज़िक्र वहाँ करना पड़ेगा कि 21-22 मान लो, या 22-23 में तो आप मेंस नहीं लिख पाए थे, 24 में मेंस लिखा था। तो आप लिखना यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मेंस का, और उसमें भी आप उसमें ड्रॉप डाउन में फिर 2024 या फिर 2023 जो भी आपका ईयर होगा वो सब मार्क कर सकते हो। मतलब इसमें सारे एग्जामिनेशंस के बारे में जरूर से बता देना। याद रहे कि भाई इसमें स्टेट पीसीएस वगैरह का कोई जिक्र नहीं है, सिंपली वो एग्जाम जैसे सीएपीएफ है, ऐसे एग्जाम्स जो कि सीडीएस सीएपीएफ जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराती है, उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर देखना रहेगा। नेक्स्ट आपका क्या आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें आपका प्राइज मेडल्स, स्कॉलरशिप ये भरना होता है, स्पोर्ट्स एनसीसी ये भरना है, पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्शन और अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। अब इसमें ध्यान देना जरा आप लोग, बहुत ही सिंपल सी बात बता रहा हूं। सबसे पहले तो इस बात से निश्चिंत रहो कि ये वाला मुद्दा अगर अभी फिल कर दिया तो क्या बाद में इसको चेंज करने का मौका मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, डू नॉट वरी। जब भी आप इंटरव्यू राउंड के लिए, जब भी आप पर्सनालिटी टेस्ट के लिए आपकी कॉल आएगी, तो उस केस में आपको ये सारे के सारे ऑप्शंस एडिटेबल मिलेंगे। आप इनको वापस से दोबारा से एडिट कर सकते हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी नॉन सीरियस होकर कुछ भी भर देना है, इसको भी थोड़ा सा दिमाग लगा के भर लो। जैसे कि मैं आपको ना बहुत सारे एग्जांपल्स देने की कोशिश करता हूं कि क्या क्या आप इसमें फिल कर सकते हो। तो लेट मी शो यू सम ऑफ द डैप्स जो कि अभी अभी मेरे पास अभी रिसेंटली ऐसे कुछ पड़े हुए थे इस बार के स्टूडेंट्स के, जिन्होंने मुझे भेजे थे। तो मैं एक बार उनको आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीजें आप इसमें भर सकते हो, टू जस्ट टू गेट एन आइडिया, है ना। डेफिनेटली दिस इज अ कॉलम। इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा ये है कि जब भी आप लोग अपने पर्सनालिटी टेस्ट में इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठते हो, तो इंटरव्यू बोर्ड के पास ये वाली इंफॉर्मेशन होती है। और मोस्टली ऐसा होता है कि अगर आपने यहां पर कुछ अच्छा फिल किया हुआ है तो यूपीएससी का क्वेश्चन इंटरव्यू राउंड में आपसे लगभग लगभग पर्सनालिटी टेस्ट में उसी पर डिस्कशन होता है। तो यहां पर मैं डिस्कशन क्यों बोल रहा हूं, क्वेश्चंस क्यों नहीं बोल रहा हूं, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ डिस्कशन। अब जैसे कि किसी ने ऐसा लिखा है कि सर मैंने क्लास 6th में अपने स्कूल लेवल पर चेस कंपटीशन जीता था, क्या मैं उसको लिखूं? तो मेरा सिंपल सा उसका आंसर ये होगा कि देखो, इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि यू हैव टू शो देम सम प्रूफ। यूपीएससी प्रूफ नहीं मांगेगा कि भाई आप क्लास 6 में जीते थे कि नहीं जीते थे, इसका प्रूफ कहाँ है। प्रूफ नहीं चाहिए उसको। उसको सिंपल मतलब ये है कि आप जब उस पैनल के सामने बैठोगे ना, अगर उन्होंने चेस पे कोई क्वेश्चन दाग दिया, तो भाई साहब उसको आपको आंसर करना पड़ेगा। क्योंकि मोटिव ये है कि आपने जो भी चीजें डैफ में लिखी हैं, इज इट रियल? अगर रियल है ना, तो यू मस्ट बी हैविंग सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन दैट एंड यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट। अगर आपकी अवेयरनेस चेक करने की बात आती है तो वो पर्सनालिटी टेस्ट में होगी। इसीलिए इट डज नॉट मैटर कि आपके पास वो सर्टिफिकेट है कि नहीं है। राइट ओनली दोज थिंग्स विच यू आर वेल अवेयर ऑफ। या फिर आपका इंटरेस्ट है और आपका अभी अगर प्रिपेयर नहीं भी है तो फील फ्री, अभी आपके पास काफी टाइम मिलेगा, उन टाइम ड्यूरेशन में आपको उसके बारे में ठीक ठाक पढ़ाई कर लेनी पड़ेगी। तो उन सभी थॉट्स को लेके अगर आप चलोगे तो देयर वाज अ डैफ जहां पर इन्होंने लिखा इंस्पायर स्कॉलरशिप इनको मिला है, ये स्पोर्ट्स एनसीसी में बैडमिंटन खेल लेते हैं, और इन्होंने एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम के अंदर में कुछ काम किया होगा। फिर स्कूल कॉलेज में क्या पोजीशन हेल्ड किया है, तो अवेयरनेस कैंपेन चलाया था इन्होंने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में। हाइजीन सेक्रेटरी रहे अपने कॉलेज हॉस्टल के। तो दीज आर द डिस्टिंक्टिव लीडरशिप पोजीशन दैट ही और शी हैड हेल्ड। फिर इसके बाद यहां पर अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में देखो, विपासना मेडिटेशन, ये बहुत ही कॉमन चीज है जो कि हम लोग देख सकते हैं। मेडिटेशन या फिर ऐसे बहुत सारी चीजों को आप इसमें ना बहुत बहुत बार आपको ऐसी चीजें दिखेंगी जो कि मेडिटेशन से रिलेटेड है। लेकिन यहां पर आप हमेशा याद रखना कि इसमें बहुत सारे लोग माइंडफुल मेडिटेशन लिखते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन, प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन लिखते हैं। तो ना इसमें ऐसा नहीं है कि अब आपने विपासना या मेडिटेशन लिख दिया है तो अब आपको मेडिटेशन के बारे में अब बिल्कुल परम ज्ञान होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज ऑल अबाउट कि हाँ सर, जब भी मैं फ्री होता हूं तो मैं मेडिटेट करता हूं, आई फील लाइक कि हाँ ये मुझे शांत करता है, तो इसीलिए बस मैं मेडिटेट करता हूं। यू नीड नॉट टू हैव अ वेरी पेक्यूलियर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत ही टेक्निकल इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। बट हाँ, जितनी भी एक जनरल पर्सन को, एक या कॉमन पर्सन को एक अवेयरनेस की जरूरत है कि वेदर वॉट एवर ही और शी इज डूइंग इज गुड और नॉट, इज अफेक्टिंग हिज और हर लाइफ और नॉट इन अ पॉजिटिव सेंस, फॉर श्योर।
तो ऐसे सिचुएशन में आप आंसर अच्छे तरीके से कर पाओ, बस इसके लिए यहां पर देखना। अब यहां पर इन्होंने लिखा सोशल इश्यूज बेस्ड पंजाबी एंड बॉलीवुड मूवीज। अब देखो, आप चाहो तो ये भी लिख सकते थे वॉचिंग मूवीज, बट वॉचिंग मूवीज डज नॉट सिंबलाइज योर सीरियस पर्सनैलिटी। तो इसीलिए इन्होंने बहुत ही शातिर तरीके से क्या लिखा कि ये बेसिकली पंजाबी और बॉलीवुड मूवीज को वो वाली मूवीज बना के देखते हैं जो कि मतलब, या फिर वो वाली मूवीज देखते हैं जो कि सोशल इशू से रिलेटेड होती है। तो डेफिनेटली ही कैन आर्गुमेंट अराउंड सम ऑफ द चाइल्ड मैरिज थिंग, डाउरी को लेके बहुत सारी मूवीज बन रही होंगी, है ना, फीमेल फेटिसाइड्स को लेके बन रही होंगी, ड्रग कल्चर को लेके बन रही होंगी। तो ये सारी चीजों पर अब ये ना बहुत अच्छा मुद्दा बनेगा इनके डिस्कशन का। तो ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग और ट्राई टू नैरो डाउन। जैसे कि आपको ना सिंगिंग नहीं लिखना है, अगर सिंगिंग लिखना है तो यार उसमें ना बहुत ही स्पेसिफिक हो जाओ कि आप नए बॉलीवुड सॉन्ग्स गाते हो, या फिर आप मतलब बहुत बहुत ही स्पेसिफिक होकर लिखो कि हाँ मैं पर्टिकुलर नैरो डाउन होकर इसको लिखता हूं। क्योंकि अगर आप ओपन चीजें लिखोगे कि यार जैसे आपने लिख दिया इंटरेस्ट क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस। अब आपने इंटरनेशनल रिलेशंस लिख दिया, भाई साहब इतना बड़ा सब्जेक्ट है, भले आपका पीएसआईआर ऑप्शनल क्यों ना हो, लेकिन इतना बड़ा और इतना ब्रॉड चीज है, इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो वो मत लिखो। आप अगर लिखना चाहते हो इंटरनेशनल रिलेशंस तो आप लिख सकते हो कि रीडिंग अबाउट बायलैटरल रिलेशंस ऑफ इंडिया अलोंग इंडिया विद अदर कंट्रीज, या फिर टू टू सी ग्लोबल सिनेरियोज, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो कि नैरो डाउन होके ना बिल्कुल एकदम कॉन्क्रीट कुछ ना कुछ चीजों पर बिल्कुल पिन पॉइंट करे। आप हमेशा उस पर ट्राई करना। जैसे इन्होंने क्या लिखा, रीडिंग बुक्स भी लिख सकते थे, लेकिन इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा कि भाई मुझे मेरे को नॉन फिक्शन बुक्स चाहिए, है ना। अब इनका ऐसे ही देख लो, क्लीनलीनेस ड्राइव में टीम लीडर थे, स्पीच कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था इन्होंने। तो ये सारी चीजें इन्होंने लिखी है। सिमिलरली और देख लो आप, जूनियर रिसर्च फेलोशिप बाय यूजीसी इन 2023, ये इनका अचीवमेंट रहा है। बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार इनको मिला है, और हेड गर्ल रही हैं ये 12th क्लास में, तो उन्होंने ये भी लिखा है। तो स्कूल कॉलेज में ऐसे कोई भी चीज अगर आपने अचीव किया है, आप हाउस कैप्टन रहे हो, हेड गर्ल रहे हो, किसी सोसाइटी में आप कोऑर्डिनेट किया है, उसको लीड किया है, तो वो सब चीजें आप लिखो यहाँ पर। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, डायरी राइटिंग। डायरी राइटिंग इज अगेन वन ऑफ द वेरी सेफेस्ट थिंग जो कि यूजुअली लोग लिखते हैं, क्योंकि जैसे डायरी राइटिंग के अलावा यहाँ पर लोग और भी चीजें लिखते हैं, जैसे कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन लिखते हैं लोग। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इसका मतलब क्या होता है कि भाई जब वो खाली होते हैं तो वो अपने बारे में, खुद के बारे में, अपनी गलतियों को सोचते हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और उनकी जो भी गलतियां होती हैं वो उसको सही करते हैं। सेम टू सेम चीज ये डायरी राइटिंग के थ्रू भी होती है। कोई सोच के काम करे तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, और अगर कोई उसको लिख के देखे तो वो डायरी राइटिंग हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो राजस्थानी मंडाना, अब वैसे तो कोई भी लिख सकता था कि मेरी स्केचिंग हॉबी है, मेरी ड्राइंग हॉबी है, लेकिन मेकिंग राजस्थानी मंडाना इट सिग्निफाइज समथिंग कॉन्क्रीट। यार आप कुछ तो अलग अलग कर रहे हो और कुछ तो कॉन्क्रीट कर रहे हो। तो अब आपको पूरे स्केचिंग के बारे में नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ राजस्थानी मंडाना के बारे में पढ़ना है कि भाई इसका ओरिजिन कहां से हुआ है, कौन कौन इसके फेमस आर्टिस्ट लोग हैं, है ना। आपने नैरो डाउन कर लिया। दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि आप हमेशा और हमेशा इस चीज पर लिखो। ओकेजनली प्लेइंग क्रिकेट, अब ये लिखते क्रिकेट भी सिर्फ लिख सकते थे, लेकिन इन्होंने ओकेजनली प्लेइंग क्रिकेट क्यों लिखा है भाई? क्योंकि कभी कभी खेलते हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिकेट का बहुत ज्यादा इनको नॉलेज होगा, बस ये खेलते हैं, हाँ, अपने शौकिया तौर पर खेलते हैं, कोई प्रोफेशनल हिसाब से नहीं खेलते। तो यू हैव टू फिल आउट समथिंग लाइक दैट। आई थिंक कि वॉचिंग यूट्यूब आपको नहीं लिखना चाहिए, और अगर आप ऐसा लिखते हो तो आपको काफी ज्यादा स्पेसिफिक होकर लिखना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग लिखते हैं कि वॉचिंग टेड टॉक्स उनका एक हॉबी है ना, टेड टॉक्स वॉच करना उनकी एक हॉबी है। तो आप स्पेसिफिकली इस पर जा सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो कि वॉचिंग इंडियन हिस्टोरिकल मूवीज ऑन यूट्यूब, समथिंग लाइक दैट। मतलब कि आप अपने पूरे के पूरे यूट्यूब को मत दिखाओ उनको, उनको उस यूट्यूब का एक छोटा चंक दिखाओ जिसको कि आप नैरो डाउन करके बता सकते हो। सिमिलरली आप ये देखो, फर्स्ट पोजीशन इन इंटर हॉस्टल, यहाँ पर सेकंड पोजीशन कानपुर समर ऑफ कोड फॉर हमारी मंडी, ट्रैकिंग एट पिन बहा पास ट्रैक, फिर पिन भाबा पास ट्रैक, फिर प्रोजेक्ट लीडर थे यहाँ पर ओरेकल वगैरह में काफी सारा है। प्लेइंग, अब देखो भाई साहब आप अब आपको पता चलेगा कि लोग कितना विचित्र चीज लिखते हैं। या क्या लिखा है, प्लेइंग स्ट्रैटेजी एंड सोशल डिडक्शन बोर्ड गेम्स। आप सबसे पहले ना गूगल सर्च करके देखोगे कि सर ये पहले होता क्या है, मैं फिर देखता हूँ, फिर मुझे समझ में आएगा, अरे अच्छा इसी को बोलते हैं क्या, ये तो पता है मेरे को। बट हाउ टू राइट, हाउ टू पुट इट इन योर डैफ इज समथिंग वेरी वेरी स्पेशल। फिर यहाँ पर अब ये बोलते सालसा भी कर लिखते तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट इन्होंने क्या बोला, डांसिंग ऑन लीनियर सालसा। भाई क्या कोई सर्कुलर सालसा भी होता है, कोई इलिप्टिकल सालसा भी होता है? पता नहीं है, एग्जामिनर को या फिर इंटरव्यू बोर्ड को भी नहीं पता होगा। नाउ दे विल डिस्कस अपॉन इट, और उनका ये स्ट्रांगली प्रिपेयर होगा, है ना। तो ट्राई टू फाइंड आउट सच थिंग्स। डूइंग ऑनलाइन इंप्रूव कॉमेडी, चलो ठीक है, ये सब तो आप लिख सकते हो। तो आई होप कि आपको ना एक ठीक ठाक तरीके से आपको काफी सारे पोर्शंस पता चल गए हैं कि हाउ यू कैन राइट समथिंग
ठीक है भाई। अब इसके आगे हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं यार। वेर वेर वी, हम कहाँ थे भाई? हाँ, वी वेर समथिंग इन दिस। ठीक है भाई। तो अब आप इसी हिसाब से अपना अपना मतलब 250 वर्ड्स, आपको 250 लेटर्स मिलते हैं इसमें लिखने के लिए मैक्सिमम। आप उसके अंदर में चारों चारों कॉलम में अपने अपने अलग अलग लिख सकते हो। नाउ व्हाट डू यू स्पीक और व्हाट डू यू रीड। मान लो आप महाराष्ट्र से हो, मराठी बोलने तो आती है, उसका कोई सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन पास नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि मराठी मेरे को लिखने नहीं आती, पढ़ने नहीं आती, लेकिन मैं बोल सकता हूँ, है ना। तो स्पीक ओनली में मराठी आप लिख सकते हो, उसमें सारे इंडियन लैंग्वेजेस लिस्टेड है। आप हिंदी के बारे में वैसे लिख सकते हो कि रीड राइट एंड स्पीक हिंदी, अगर आप मोस्ट कॉमन चीजों पर आगे बढ़ना चाहते हो तो। वैसे इससे कुछ लेना देना नहीं है आपका, है ना। तो अब ये आपका आता है दूसरा वाला, बेसिकली कि आप इसके आगे अब नेक्स्ट ओटीआर भर दिया है, तो अब नेक्स्ट क्या करना है आपको। अब आपने अभी तक क्या क्या भर दिया भाई? अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन भर दिया, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, पेरेंटल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, यूपीएससी एग्जाम का इन्फॉर्मेशन, फोटो साइन अपलोड हो गई, अचीवमेंट्स, प्राइजेस, मेडल्स हो गए, डॉक्यूमेंट सारे के सारे आपने अपडेट कर दिए हैं। अब जैसे ही इस पे आप आई एग्री पर एक बार क्रॉस चेक कर लेना पहले इसको, इसके लिए स्टेप 1 है आपका, पार्ट 1 है ये आपका। जैसे ही कंप्लीट करके आई एग्री करते हो, ठीक है भाई, उसके बाद आप पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन में पहुंचते हो, वापस से आप लॉगिन करने के लिए बोलते हो, और इसमें आप जैसे ही लॉगिन करोगे आपका डेफिनेटली वो कहां पहुंचा देगा आपको? पार्ट 2 पर। पार्ट 2 इज अगेन सिमिलर टू योर मेंस एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, कि मेंस एग्जामिनेशन के हिसाब से आपको क्या क्या चीजें लिखनी है। तो कुछ कुछ चीजें तो इसमें प्री फिल्ड होंगी, बस इसके बाद आपको क्या क्या करना होगा, जैसे कि सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सब चीजें तो आप भर सकते हो, इसमें कुछ खास, इसमें कुछ समझाने का है नहीं। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन में आप एज रिलैक्सेशन में अगर कर रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पर अपडेट करना पड़ेगा। सिमिलरली जो भी आपने उधर अपना आईडी कार्ड या आधार कार्ड में जो भी चीजें मेंशन की होगी, वहां पर इसका डॉक्यूमेंट अपडेट करना पड़ेगा। फोटो आइडेंटिटी जो भी है वो लिखो, फिर आइडेंटिटी कार्ड का नंबर वगैरह ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखना कि सीएसएम एग्जामिनेशन, मतलब स्पेसिफिक डिटेल चाहिए कि मेंस एग्जामिनेशन में आपका क्या होगा, मतलब सेंटर क्या कर सकते हो, मीडियम कैसा होगा पेपर 1 to 5 का, यूजुअली लोग इंग्लिश लिखते हैं या हिंदी लिखते हैं। फिर ऑप्शनल पेपर का क्या हो सकता है, सिमिलरली ऑप्शनल का मीडियम क्या होगा, ऑप्शन क्या है आपका कि डू यू हेल फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, तो आप उसके हिसाब से लिख लेना। फिर यहाँ पर कुछ अगर आप फॉरेस्ट सर्विस भी दे रहे हो, तो फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी आपको थोड़ा सा अलग से इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। ये आप शुरुआत में मेंशन करते हो कि आपको फॉरेस्ट सर्विसेज ऑप्ट करना है या नहीं। फिर एक बार ये सारी चीजें आपने डन कर दी, फिर इसके बाद आप लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ लो और आई एग्री का बटन आगे प्रेस कर दो। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हो तो आप इसका एक प्रिंट कर लेना अपने हिसाब से, और फिर क्लिक हियर फॉर डैफ ऑफ फॉरेस्ट सर्विस का है मेंस एग्जामिनेशन का। अब नाउ यू प्रोसीडेड टू द पार्ट 3। पार्ट 3 के लिए अगेन आप ओटीआर पर आते हो, लॉगिन करते हो, और नाउ यू विल रीडायरेक्टेड टू द पार्ट 3 ऑफ दिस थिंग। अब यहाँ पर आप अपने इंटरव्यू, लैंग्वेज मीडियम फॉर इंटरव्यू टेस्ट मतलब कि आपका जो भी पर्सनालिटी टेस्ट है उसमें आपका क्या फंडा है। इसमें आप एक बार देख लेना कि कितनी कौन से मीडियम आप देना चाहते हो। यूजुअली अगर आप इंग्लिश बोलने में झिझकते हो ना, तो आप क्या कर सकते हो कि इट इज नॉट लाइक, जैसे भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने भी ऐसे ही हिंदी मीडियम सेलेक्ट कर लो। इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि आप वहां पर जाके ना बिल्कुल शुद्ध हिंदी की बात कर रहे हो कि सर मैं मतलब मेरा मस्तिष्क जो है वो अभी कार्य नहीं कर पा रहा है। इतना शुद्ध हिंदी बोलने की जरूरत नहीं है वहां पे। आप नॉर्मली बोल सकते हो सर मेरा ब्रेन अभी थोड़ा वर्क नहीं कर रहा है। दिस इज ऑल्सो भी टर्म्ड एज हिंदी। इट इज जस्ट कि आप कौन से मीडियम में ज्यादा फ्लुएंट हो बातचीत करने के लिए, किस मीडियम में आप अपने आप को ज्यादा अच्छे तरीके से पेश कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो, दैट्स इट। अगर आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंट हो तो गो फॉर द इंग्लिश, नो इश्यूज विद दैट। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ सो मच एक्सपीरियंस पैनल, तो उस केस में यू कैन ऑल्सो ऑप्ट हिंदी एज ए मीडियम। आप हिंदी मीडियम भी ले सकते हो। हिंदी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वहां पर आपको शुद्ध हिंदी में सारे के सारे टर्म्स हिंदी में बोलने पड़ेंगे। यू कैन चूज, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना, डेफिनेटली यू कैन चूज द सेम लैंग्वेज, द इंग्लिश वे। द इंग्लिश वे कैन बी टर्म्ड हियर एज हिंदी एज वेल। तो आप इसको हिंदी ही सिलेक्ट कर सकते हो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। फिर यहां पर आप फादर और मदर के बारे में डिसीज है या नहीं, उन सब पे करके। अब यहां पर नेक्स्ट आता है आपका ये सर्विस प्रेफरेंस। तो सर्विस प्रेफरेंस आप कैसे फिल करते हो, इसके लिए भी मैं आपको कुछ एक ऑप्शंस दिखा देता हूं कि हाउ अदर कैंडिडेट्स आर फिलिंग देयर सर्विस प्रेफरेंस। यहां पर देखते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मेरे पास ये देखो आप, इन्होंने इन्होंने अपने फॉरेन सर्विस को सबसे पहले प्रेफर किया है। मतलब कि दोज हु आर विलिंग टू जॉइन फॉरेन सर्विस, उनको क्या करना होता है, इसको पहला चॉइस देना है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में। फिर अगर ये नहीं मिला तो उन्होंने बोला कि भाई चलो आईएएस मिलेगा। फिर तो अगर आईएएस भी नहीं मिलता है, फिर उसके बाद देख रहे हो आईपीएस नहीं गए, ये कहां पर गए, ये आईआरएस पे सेलेक्ट किया है, और चौथे नंबर पर उन्होंने आईपीएस डाला है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आपका चॉइस बेसिकली क्या होने वाला है।
फिर इन्होंने कस्टम और इनडायरेक्ट टैक्सेस और फिर इनकम टैक्स के अंतर पर भी इन्होंने फिर इसके बाद 5th ऑप्शन डाला है, फिर 6th पर ये गए हैं ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज के लिए, है ना, IAAS जो होते हैं। तो उसके लिए आप देख सकते हो। फिर उसके बाद ये सारे ग्रुप ए की पोस्ट है और कुछ यहाँ पर नीचे ग्रुप बी की पोस्ट है, जिसको लोग काफी बाद में प्रेफरेंस देते हैं। यहाँ पर आपका डैनिक्स, डैनिक्स, पॉन्डिक्स और पॉन्डिक्स भी है, तो इसके बारे में भी आप एक बार, मतलब इसको भी सब लोग वैसे तो देखो लास्ट में ही ऑप्ट करते हैं, है ना। तो आपको मैं और भी दिखा देता हूँ, तो यू कैन सी इट हियर एज वेल कि लोग डैनिक्स, डैनिप्स तो देखो ठीक से इसको काम कर लेते हैं, बस वो पॉन्डिक्स और पॉन्डिप्स जो है ये दोनों थोड़ा सा लेटर स्टेज में रखते हैं। तो यहाँ पर देखना कि आप इनका प्रेफरेंस अगर देखोगे तो इन्होंने IAS का पहला प्रेफरेंस दिया, IPS का दूसरा प्रेफरेंस दिया है, बट IRS का तीसरा प्रेफरेंस, चौथा प्रेफरेंस अगेन IRS का ग्रुप ए, फिर पांचवा प्रेफरेंस गया इनका फॉरेन सर्विस, जिसको कि एकदम डैम श्योर है यार कि मेरे को फॉरेन जाना नहीं है ना, बिल्कुल श्योर है मेरे को नहीं जाना फॉरेन। तो वो IFOS को, मतलब फॉरेन सर्विसेज को बहुत लेटर स्टेज पर रखता है। फिर उसके बाद देखो इसने IAAS भी रखा 6th नंबर पर, वही कॉमन ही है। आप इसमें ना पैटर्न फाइंड आउट कर सकते हो कि देखो, एक तो रेलवे मैनेजमेंट सर्विस होता है IRMS भी काफी इंपॉर्टेंट है यार। पहले IRTS और ये सारी चीजें सब होती थी इसमें, अब सबको मर्ज करके इसको एक IRMS के अंदर में रख दिया गया है। तो रेलवे में भी जाना मतलब उतना बुरा नहीं है, आप इसको भी थोड़ा ऊपर रख सकते हो, है ना। मतलब आप देखना कि आप सबसे पहले तो IAS, IPS, IFS, IRS के दोनों पोस्ट ये सब रख सकते हो। उसके बाद आप IAS ऑडिट एंड अकाउंट्स के बाद में आप इसको IRMS को अपनी प्रेफरेंस दे सकते हो। फिर इसके बाद कुछ भी आप रैंडम फिल कर सकते हो, इतना कुछ खास नहीं है, इसमें चेंजेस इतने नहीं आते हैं। तो आई थिंक ये वाला मुद्दा भी आपका क्लियर होगा कि इसमें क्या क्या करना है, क्या क्या भरना है। तो वंस दिस इज डन, मान लेते हैं कि ये भी आपने भर दिया, ये भी आपने प्रॉपर तरीके से अलाइन कर दिया, फिर उसके बाद आपके कुछ और भी इंफॉर्मेशन होते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, कॉलेज वेलेज का, ये सब। अब अपने ये ना मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से ये पहले का फॉर्म का कल्चर है, जैसे कि यूपीएससी जिससे पहले पूछा करता था। अब यहाँ पर ना कुछ चीजें हैं जो कि आपके सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चनेयर से रिलेटेड है। सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चनेयर में ये बात पढ़ना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिस क्वेश्चनेयर इज फॉर कलेक्टिंग रूटीन इंफॉर्मेशन ओनली। मतलब दिस इज जस्ट फॉर द सर्वे पार्ट, इट इज नॉट रिलेटेड टू द सिलेक्शन प्रोसेस इन एनी वे। मतलब आप इसमें कुछ भी भर सकते हो, इट विल नॉट हैम्पर और नॉट अफेक्ट योर सिलेक्शन प्रोसेस इन एनी वे। अब आप इसमें कुछ भी भर सकते हो, इट इज जस्ट फॉर द सर्वे या फिर कुछ रिसर्च करना है यूपीएससी को इसी के बेसिस पर, तो बस उतना ही लिखा हुआ है। बाकी आप सब कुछ इसको कॉन्फिडेंशियल ही लगाया जाएगा, ये कहीं पर भी डेटा लीक होने की बात नहीं है, यूपीएससी इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है। तो अब आप इसमें जब आगे बढ़ते हो, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपके स्कूल में क्या था, वो सब थोड़ा सा अपने रिसर्च पर्पस के लिए ना वो लेना चाहते हैं। कुछ चीजें जो आपको नहीं समझ में आएंगी वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आप कहीं पर भी काम कर रहे हो तो आप बेशक झिझक, मतलब बेझिझक होकर बता दो, उसमें इतना कोई लोड नहीं है। फिर इसमें क्या है कि कितनी बार आप फाइनली क्वालिफाइड हुए हो किसी एग्जाम में, तो इसमें आपके ना सारे टाइप के एग्जाम्स आते हैं कि स्टेट PCS भी है, अगर कोई भी मतलब ऐसे एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, तो उन सब का, बैंक वैंक का सबका लिख सकते हो उसमें। फिर इसमें क्या है कि फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, कि आप यहाँ पर एक्चुअल में क्यों यूपीएससी को चूज कर रहे हो, मतलब कि वाई यू आर ज्वाइनिंग यूपीएससी ऐसे मतलब सर्विस। तो इसमें आप ना, वैसे तो देखो बहुत सारी चीजें हैं कि यार इसमें पावर रिलेटेड है, इसमें है कि भाई मेरे को ना जॉब सिक्योरिटी बहुत बढ़िया मिल रहा है, इसमें है कि मेरे पास देखो डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा और चैलेंजेस है, मुझे चैलेंजिंग जॉब करना बहुत पसंद आता है, या फिर इसमें ये है कि मुझे पब्लिक यूटिलिटी या फिर सर्विस करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे सोशल सर्विस करना बहुत अच्छा लगता है। तो लोग देखो, वैसे तो अब पावर आवर तो डायरेक्ट आप लिखोगे नहीं, इसमें वही जो दो कंडीशंस हैं आप इनको लिख सकते हो, फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी में लिख सकते हो। जैसे इसमें आप एक तो डाइवर्सिटी एंड चैलेंजेस के बारे में लिख सकते हो, जो कि ज्यादातर लोग इसमें भर रहे हैं डाइवर्सिटी एंड चैलेंजेस के लिए, और दूसरा जो यूजुअली लोग भर रहे हैं सेकंड प्रायोरिटी में, उसको वो वही लिख रहे हैं कि पब्लिक यूटिलिटी या फिर सर्विस के लिए। तो आप देख लेना ऊपर नीचे करके कुछ भी इसमें लिख सकते हो, इतना कुछ खास लोड नहीं है इन सब चीजों का। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फादर और मदर का बताना है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपको सिविल सर्विस के लिए कहाँ से मिला, और कौन कौन सा इंप्लॉयमेंट न्यूज़ वगैरह आप कुछ पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपने ज्वाइन किया है कि नहीं ज्वाइन किया है, तो इसमें ना ड्रॉप डाउन में बस इतना सा आता है कि गवर्नमेंट से एफिलिएटेड कोई आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट, जैसे कि बहुत सारी स्कीम्स नहीं आती, जैसे उत्तर प्रदेश में अभ्युदय स्कीम चलती है, तो क्या उसके अंदर में आपने प्रिपरेशन किया, या फिर कोई प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन किए हैं, या फिर मतलब समथिंग लाइक दैट, जैसे कि कोई कॉलेज में है तो कॉलेज वाले कुछ इंस्टीट्यूशंस में ज्वाइन किया है, तो वो यहाँ पर आप एक बार उसको मेंशन कर सकते हो ड्रॉप डाउन्स में। फिर कितने अटेम्प्ट लिए वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें बहुत ही सिंपल है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर यूपीएससी आपसे सजेशन मांग रहा है कि भाई क्या चाहिए आपको। तो इसमें बहुत सारे लोग वही भर रहे हैं कि सर ट्रांसपेरेंसी चाहिए अपने को, क्या बोलते हैं कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आता है वो बिल्कुल एंड में आता है, तो वो हम प्रीलिम्स एग्जाम के जस्ट बाद ही अगर देख पाएं उनके करेक्ट आंसर्स, तो वहां से एक ट्रांसपेरेंसी बनेगी। तो ऐसी सी चीजें जो आपको लगता है कि यूपीएससी के हिसाब से कुछ सिलेबस में कुछ भी चेंज आना चाहिए, तो आप अपने समझ से यहाँ पर आप सजेस्ट कर सकते हो।
फाइनली आप इसको सबमिट करने के लिए तैयार हो बिल्कुल। आप इसको प्रॉपर आपको जैसे पहले भरा था उन सब से भर सकते हो और नाउ यू विल बी रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स क्या पार्ट 4। पार्ट 4 इज ऑल अबाउट द पेमेंट सिस्टम। तो जैसे ही आप फिर से यहाँ पर क्लिक करके आप आगे बढ़ते हो, यहाँ पर आपका पेमेंट वगैरह का सिस्टम पूरा आगे बढ़ेगा और इस तरीके से आप इसको पेमेंट करने के बाद आप अपना फाइनल फॉर्म जो है उसको डाउनलोड कर लेना। उसके बाद दिस विल बी डन फ्रॉम योर एंड। तो काफी लेंदी है ना, इट विल टेक अराउंड 3 to 4 आवर्स ऑफ योर टाइम या फिर उससे भी ज्यादा टाइम यहाँ पर लग सकता है। तो ऑलवेज फोकस ऑन समथिंग कि ये सारे क्रूशियल हैं। इसका पीडीएफ वगैरह मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, कुछ भी डाउट वगैरह होता है आपको तो। और अगर आपको लगता है कि सब कुछ बढ़िया है यार और इसमें कोई डाउट अभी भी आता है तो आप हम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर आके पूछ सकते हो। ठीक है भाई, तो इस वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी सही होगी और आप लोग इससे काफ़ी बेनिफिट ले पाओगे। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।